हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग यूनिट 4 हमारी चल रही है, जिसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रेंडर इंटरेक्शन। प्रोसीजर हम जो है वो देख रहे हैं और प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाएगा और उस एग्जाम्पल के पेयरिंग जो है वो फॉर्म करे जाएंगे। पेयरिंग कैसे फॉर्म करने हैं वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स को जो है वो हमने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है ये चीज भी मैं आपको क्या है बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स जो है वो आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। मान लीजिए कि आपने जो है वो एग्जाम्पल क्या लिया है, छोटा लिया है कि यहाँ मैंने जो है आपको समझाने के लिए 10 जो है वो क्या ली है कैटेगरीज, या 10 जो है वो टैलीज ली हैं। आप अगर इससे कम ले रहे हो, चाहे आपकी टैलीज जो है वो कम है, चाहे आपकी टैलीज जो है वो 10 से ज्यादा है, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स के अंदर आपको कैटेगरी 10 यानी कि ये जो फॉर्मेट है ये एज इट इज आपको बनाना होगा। वही टोटल आपको 10 कैटेगरी दिखानी होगी, टोटल लिखना होगा। सिमिलरली आपको 10 रो बनानी होगी और टोटल जो है वो लिखना होगा। आप इसे जो है वो अपने एग्जाम्पल के बिहाफ पर घटा या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कैटेगरीज के बिहाफ पर टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी फ्रेंडर की कितनी है, 10 है। तो आपको इतनी ही जो है वो इसके अंदर लगानी होगी। जहां आपकी टैली नहीं लग रही है उसको आप क्या है 0 जो है वो मेंशन कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो सही बनी है या नहीं बनी है, वो चीज आपकी कहां से क्लियर हो जाएगी कि जितना टोटल आपका रो का आएगा उतना ही टोटल आपका किसका आएगा, कॉलम का जो है वो आएगा। जितना टोटल हम रो का ले रहे हैं उतना ही टोटल क्या होगा, आपके कॉलम का होगा। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स क्या बनी है, बिल्कुल सही जो है वो बनी है। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, जितने नंबर ऑफ आपके पेयर्स आएंगे उतने नंबर ऑफ आपका क्या होगा, टोटल होगा। तो यहां से भी आप ये देख सकते हैं कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल सही बनी है। उसके साथ साथ आप कहां से वेरीफाई कर सकते हो कि जब हमने सीरीज बनाई थी तो हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 12 हो गए थे। 10 हमने ऊपर लिखा था, 10 नीचे लिखा था, तो टोटल जो है वो हमारा क्या आएगा, एक कम आएगा। यानी कि आवृत्ति का जो योग है, टोटल जो कैटेगरीज का जो टोटल है, टोटल कैटेगरीज जो है वो क्या आएंगी, टोटल जो हमारी हमने क्या है कैटेगरीज बनाई थी, नंबर्स जो हमने लिए थे, सीरीज जो हमने बनाई थी, उससे क्या होगी, एक कम होगा। तो हमारे पास हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही जो है वो बन चुका है। यहाँ पर ये आपके पास क्या आ चुकी है, टोटल जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। प्रोसीजर हम कर रहे हैं। पहला हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो साइलेंटली क्लास में बैठकर पूरी की पूरी गतिविधि को ऑब्जर्व करता है और जो है वो टैलीज लगाता है। टैलीज कैसे लगाता है, नंबरिंग देता है। वो नंबर कहाँ से आते हैं, वो कैटेगरी सिस्टम के बिहाफ पर नंबर दिए जाते हैं। टीचर अगर क्लास में लेक्चर दे रहा है तो वो 5 नंबर देता है। टीचर क्लास के अंदर किसी चीज के बिहाफ पर डायरेक्शन दे रहा है तो वो 6 नंबर देता है। पीपल्स जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वहां पर उसको क्या दिया जाता है, वहां पर उसको 7 नंबर जो है वो दिया जाता है। अगर टीचर्स जो है वो पीपल्स की जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो फीलिंग के लिए हम क्या देते हैं, 1 नंबर दिया जाता है, और आइडियाज के लिए क्या नंबर दिया जाता है, 3rd नंबर जो है वो दिया जाता है। इस तरह से पूरी की पूरी गतिविधि के बिहाफ पर कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए टैलीज जो है वो लगाई जाती हैं। और उन्हीं टैलीज के बिहाफ पर ये हमारे पास क्या था, एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने जो है वो कुछ टैलीज जो है वो ली। उसके बाद जो है वो क्या करी जाती है, मैट्रिक्स को बनाया जाता है। मैट्रिक्स को बनाने से पहले इसके क्या करे जाते हैं, पेयर की फॉर्मेशन जो है वो करी जाती है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरह से पेयर की आपने फॉर्मेशन करनी है। जब आपकी पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है फिर आप मैट्रिक्स का फॉर्मेट जो है वो तैयार करते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्मेट को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कैटेगरीज जो है वो लिखनी होगी। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी कितनी है, 10 है। 10 आप रो के अंदर लिखेंगे और 10 ही आप किस में लिखेंगे, कॉलम के अंदर जो है वो लिखेंगे। फिर आप एक रो जो है वो टोटल की बनाएंगे और एक रो किसकी बनाएंगे, आप कॉलम की जो है वो बनाएंगे। फिर
फिर आप इसके अंदर पेयर्स को ध्यान में रखते हुए क्या लगाएंगे, टैलीज जो है वो लगाएंगे। टैली कैसे लगाई जाएगी, अगर एक पेयर है आपके पास तो पहला नंबर क्या पढ़ा जाएगा, रो पढ़ी जाएगी, और दूसरा क्या पढ़ा जाएगा, कॉलम जो है वो पढ़ा जाएगा। 10th रो 6th कॉलम, 6th रो 5th कॉलम, 5th रो 4th कॉलम, 4th रो 2nd कॉलम। इस तरह से आप सभी की सभी टैलीज जो है वो लगा लेंगे। जब आपकी सारी टैलीज लग जाएंगी तो आप नंबरिंग के बिहाफ पर वेरीफाई कर लेंगे कि जितने हमारे पास पेयर जो है वो बने हैं, क्या वाकई के अंदर उतनी टैलीज जो है वो हमारे पास लग चुकी हैं या नहीं लग चुकी हैं। फिर आप क्या करेंगे, रो और कॉलम में इसका टोटल देखेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर कितनी टैली लगी है, सेकंड के अंदर कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे, कॉलम के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, सारे का सारा। फिर आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और जब आप टोटल देख रहे हैं तो टोटल आपका क्या आएगा, चाहे वो आपका रो में आ रहा है, चाहे वो आपका कॉलम में आ रहा है, टोटल क्या आएगा आपका, बराबर टोटल जो है वो इसके अंदर रहेगा। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन चुकी है, बिल्कुल सही जो है वो बन चुकी है। अब हम इसका थर्ड प्रोसीजर का थर्ड स्टेप करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। कि जो मैट्रिक्स है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरह से करी जाती है, व्याख्या जो है वो किस तरह से की जाती है। हम अब कर रहे हैं हमारे प्रोसीजर का सी स्टेप। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बनाई गई है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा। जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो दो तरीके से, यानी कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, वो प्रॉपर जो है जो क्लासरूम का इंटरेक्शन हो रहा है उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है। जब हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन में हमने क्या किया है, एनालिसिस हो रहा है ऑफ क्लासरूम इवेंट्स। और जो क्लासरूम इवेंट्स का हम एनालिसिस करते हैं वो यहाँ पर क्या है, आपका दो टाइप का है। सबसे पहले क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव, और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। संख्यात्मक व गुणात्मक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक भी बोला जाता है और परिमाणात्मक या संख्यात्मक मूल्यांकन या हम कहें विश्लेषण भी बोलते हैं। और क्वालिटेटिव को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण जो है वो कहा जाता है। यहाँ जो है वो क्लासरूम एनालिसिस के बिहाफ पर, मात्रा के बिहाफ पर क्लासरूम का एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण जो है वो किया जाता है। जहाँ संख्या के रूप में, डिजिट के रूप में जो है वो बताया जाता है कि क्लासरूम का इंटरेक्शन किस तरह का रहा है। और क्वालिटेटिव के अंदर हम वर्बल जो है वो ऑब्जर्वेशन करके और उसके साथ साथ हम कहें कि शब्दों को यूज करते हुए, भाषा को यूज करते हुए, लैंग्वेज को यूज करते हुए या कोडिंग जो है वो यूज करते हुए बताया जाता है कि क्लासरूम का इंटरेक्शन जो है वो कितना इफेक्टिव जो है वो रहा है या फिर नहीं जो है वो रहा है। जब हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव निकालने के लिए यहाँ क्या निकाला जाता है, व्यवहार का अनुपात जो है वो निकाला जाता है। अलग अलग विधियां हैं, सबसे मेजर जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं मेथड ऑफ बिहेवियर रेशियो।
यानी कि अनुपात जो है वो देखा जाता है, टीचर का भी क्लास के अंदर, उसके साथ साथ स्टूडेंट का भी, हर किसी का जो है वो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, रेशियो के बिहाफ पर जो है वो एनालाइज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेशियो के बिहाफ पर किस तरह से एनालिसिस जो है वो किया जाता है। किसको देख रहे हैं हम, मेथड ऑफ बिहेवियर रेशियो। बिहेवियर रेशियो की जो है हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत जो है वो इसके अंदर निकाला जाता है, परसेंटेज जो है वो इसके अंदर निकाली जाती है कि इसमें आप जो है वो अलग अलग जो है वो हर किसी के व्यवहार किसका होगा, टीचर का होगा और किसका होगा, स्टूडेंट का होगा। वही कैटेगरीज के बिहाफ पर जो है हम देखेंगे। मेजर जो है वो आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं, किसी भी अगर हम फ्लैंडर इंटरेक्शन की बात करें तो हमारे पास मेजर जो है वो 3 कैटेगरीज थी। सबसे पहले क्या थी, टीचर टॉक, दूसरी क्या थी हमारे पास, बी, प्यूपल टॉक, और थर्ड किसकी थी, दैट इज साइलेंस और कंफ्यूजन। ये हमारे पास क्या थी, मेजर 3 जो है वो क्या थे, कैटेगरीज जो थी फ्लैंडर इंटरेक्शन की। उसके बाद फर्दर जो है ये सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गई। तो सबसे पहले जो है हम किसका रेशियो निकालेंगे, प्यूपल टॉक टीचर टॉक रेशियो। टीचर टॉक रेशियो निकाला जाएगा। टीचर टॉक रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, टीचर टॉक रेशियो हिंदी में जिसे आप कहोगे शिक्षक कथन अनुपात। शिक्षक कथन अनुपात, शिक्षक कथन अनुपात का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TTR भी जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि टीचर टॉक रेशियो निकालने के लिए इसमें क्या होगा, टोटल कैटेगरीज ऑफ टीचर टॉक अपॉन टोटल नंबर ऑफ टैलीज। टोटल नंबर ऑफ टैलीज, टैलीज क्या थी, आवृत्ति जो है वो हमारे पास थी, इनटू क्या करेंगे हम इसको 1000 जो है वो करेंगे। अब देखिए टोटल कैटेगरीज ऑफ टीचर टॉक। अगर टीचर टॉक की हम टोटल कैटेगरीज देखते हैं तो टीचर टॉक की हमारे पास टोटल कैटेगरीज कितनी थी, 7 थी। इनडायरेक्ट बिहेवियर और डायरेक्ट बिहेवियर के बिहाफ पे इनडायरेक्ट बिहेवियर में कितनी थी, 4, और उसके बाद 5वीं 6ठी 7वीं किसमें, डायरेक्ट। टोटल की बात हो रही है तो टीचर टॉक के अंदर टोटल जो है वो कितनी आती है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो 1 to 7 कैटेगरीज आती है। 7 कैटेगरीज ऑफ टीचर टॉक ओवर टोटल नंबर ऑफ टैलीज इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, टीचर टॉक निकालने का फॉर्मूला है। सिमिलरली जो है वो हमारे पास क्या होगा, प्यूपल टॉक निकालने का। प्यूपल टॉक रेशियो, प्यूपल टॉक रेशियो, प्यूपल टॉक रेशियो क्या था आपका, जिसे हिंदी में हम कह रहे थे छात्र कथन अनुपात। छात्र कथन अनुपात इसे आप शॉर्ट में जो है वो PTR भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टैलीज और कैटेगरीज ऑफ प्यूपल टॉक ओवर टोटल टैलीज इनटू 100 क्या आ जाएगा, 100। अब देखिए प्यूपल टॉक की अगर हम बात करते हैं कि कितनी हमारे पास जो है वो इसके अंदर टैली रहती है, तो श्रेणी के बिहाफ पर कहाँ टैली देखी जाएगी, 8 और 9 के अंदर देखी जाएगी, जिसमें हम देख रहे थे प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स और प्यूपल टॉक इनिशिएशन।
किसकी टैली देखी जाएगी? 8 and 9 कैटेगरी ऑफ प्यूपल टॉप। इसमें सिर्फ 2 ही आएंगी, नीचे क्या आएंगी आपकी टोटल टैलीज इनटू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये क्या होगी आपके पास प्यूपल टॉप रेशो निकालने की विधि आ जाएगी, मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें साइलेंस और कंफ्यूजन। आपको सिर्फ इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको लर्न करनी है। पेपर के अंदर सिर्फ मैट्रिक्स कंसेप्ट करनी आती है, आपको रेशियो निकालना नहीं आता, बट इसके साथ साथ आपको जो है इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि फॉर्मूलाज जो है वो क्या होते हैं। साइलेंस और कंफ्यूजन का रेशियो निकाल रहे हैं हम। साइलेंस कंफ्यूजन रेशो। साइलेंस और कंफ्यूजन की क्या थी हमारे पास? 10वीं सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, तो उसमें क्या आ जाएगा? टैलीज इन 10th कैटेगरी। जो 10th कैटेगरी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टैलीज कितनी है, और नीचे क्या आएगा टोटल टैलीज, और इनटू क्या आएगा आपका 100 जो है वो आएगा। यानी कि 10वीं श्रेणी में कितनी आवृत्ति है, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आवृत्ति इनटू क्या आ जाएगा आपका 1000। ये क्या हो जाएगा आपके पास साइलेंस और कंफ्यूजन जो है उसका रेशियो निकालने का फॉर्मूला जो है वो होगा। आपको पेपर में इसके जो है वो रेशियो निकालना नहीं आते, वो सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन में पूछता है कि इंटरप्रिटेशन में हम किस बिहाफ पर जो है वो किस चीज की बात कर सकते हैं, रेशियो जो है वो किस तरह से निकाले जो है वो जाते हैं। तो हम सिर्फ जो है वो 3 के निकालेंगे, पीपल टॉक, टीचर टॉक के, पीपल टॉक के और साइलेंस एंड कंफ्यूजन के। पीपल टॉक के निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ टैलीज इन 1 to 7 कैटेगरीज की जो पहली 1 से 7 जो कैटेगरीज हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टैलीज कितनी लगी हैं, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ टैलीज कितनी लगी हैं आवृत्ति इनटू 100 आ जाएगा। और अगर हम पीपल टॉक की बात करें तो पीपल टॉक में क्या आती है 8th और 9th कैटेगरी आती है, तो 8th और 9th कैटेगरी में कितनी होंगी, और टोटल नंबर ऑफ टैलीज से उसको डिवाइड करके इनटू 100 करके निकलेगा। और लास्ट क्या है आपका साइलेंस और कंफ्यूजन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टैलीज इन 10th कैटेगरी ओवर टोटल नंबर ऑफ टैलीज इनटू 100 करके जो है आपका साइलेंस और कंफ्यूजन का रेशियो जो है वो निकलेगा। इस तरह से इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाली जाती है, व्याख्या जो है वो करी जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो फ्रेंडल इंटरेक्शन है उसकी जो है वो मेरिट्स क्या है या डीमेरिट्स जो है वो क्या है। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि इसकी खास बात जो है वो क्या है, क्या इसकी जो है वो मेरिट्स हैं। तो मेरिट्स के अंदर जो है ये कहा जाता है कि जब देखिए टीचर और स्टूडेंट का जो एक इंटरेक्शन है, जब उसको एनालाइज करा जा रहा है तो उससे टीचिंग जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, टीचिंग के जो सूत्र होते हैं उस पर जो है वो आधारित हो जाएगी। तो कक्षा कक्ष की जो अंतःक्रिया है, या हम कहें कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के जो सिद्धांत हैं उसका विकास करने में जो प्राइमरी इंटरेक्शन एनालिसिस है ये हेल्प करता है। इट इज हेल्प टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांतों को विकसित करने में मददगार जो है वो साबित होता है। इससे जो है वो शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं, टीचर बाउंड हो जाता है उन सिद्धांतों को यूज करते हुए।
उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर टीचर को जब ये लगता है या इंटरेक्शन एनालिसिस के बिहाव पर दोनों का जो है वो विश्लेषण किया जाता है, तो यहाँ पर टीचर को उसके अंतर्गत क्या दी जाती है, प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दी जाती है। तो प्रॉपर फीडबैक से मोटिवेशन जो है वो डेवलप किया जा सकता है। हेल्प टू डेवलप मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारे पास शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके अंदर अभिप्रेरणा को विकसित किया जा सकता है। किस तरह से विकसित किया जाता है, बाय प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर जो है वो प्रतिपुष्टि देकर इस चीज को जो है वो लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ हम कहें कि दैट इज यूजफुल फॉर डूइंग research work in टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको जो है वो अच्छा करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी अनुसंधानात्मक कार्य होते हैं उनको करने में जो है वो बहुत मददगार जो है वो साबित होता है। यानी कि शिक्षण से संबंधित, लर्निंग से, अधिगम से संबंधित जितने भी हम कहें अनुसंधानात्मक कार्य जो है वो हो रहे हैं उनको डेवलप करने में या उनको करने में जो फ्लेंडर इंटरेक्शन है वो क्या करता है, हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम कहें हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होता है। जो टीचिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टीचर को भी ये लगता है कि उसे एनालाइज किया जा रहा है, लर्नर को भी ये लगता है उसे एनालाइज किया जा रहा है, तो वो दोनों ही जो हैं वो क्लास में अटेंटिव हो जाते हैं और अपने अपने काम को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो टीचिंग और लर्निंग दोनों ही क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रभावशाली जो है वो इसके अंदर डेवलप होती है। और उसके साथ साथ हम कहें कि टीचर को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप देयर प्रोफेशनल स्किल्स। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स अमंग टीचर। अध्यापक के बीच में, अध्यापक में जो शिक्षण से संबंधित जितने भी कौशल होते हैं उनको अच्छे तरीके से विकसित करने में जो फ्लेंडर इंटरेक्शन है वो क्या करता है, हेल्प करता है, मददगार जो है वो साबित होता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं जो है वो क्या है। लिमिटेशन में सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है, तो यहाँ देखिए फ्लेंडर इंटरेक्शन में क्या होता है, सिर्फ मौखिक व्यवहार के बारे में जो है वो बात करी जाती है, सिर्फ उसको ही एनालाइज किया जाता है। अमौखिक जो व्यवहार होता है, अशाब्दिक जो व्यवहार है, उसकी कोई भी जो है वो विश्लेषण यहाँ नहीं किया जाता। दैट मीन्स नो एनालिसिस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितनी भी अशाब्दिक क्रियाएं होती हैं उनका कोई भी यहाँ पर विश्लेषण की बात जो है वो नहीं करी जाती। उसके साथ साथ हम कहें कि इसके अंदर जो है वो किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर आप देखिए कि
जो एक क्लासरूम का बिहेवियर है उसे आप केवल 10 कैटेगरीज के बिहाफ पर एनालाइज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एक्टिविटीज टीचर के द्वारा करी जाती हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा करी जाती है। टीचर अगर क्लास में कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, कोई चार्ट, कोई टीचिंग एड यूज कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कोई भी कैटेगरी जो है वो नहीं है। मीन्स जो क्लासरूम इवेंट है उसको आप 10 कैटेगरीज में केवल जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। Classroom events cannot be analyzed in 10 कैटेगरीज। सिर्फ 10 कैटेगरीज के बिहाफ पर हम क्लासरूम के प्रक्रिया को या क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, उसको हम विश्लेषित नहीं कर सकते। सिमिलरली इसके अंदर आता है, जहां आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम किसका होता है, ऑब्जर्वर का होता है। तो ऑब्जर्वर के बिहाफ पर जो ऑब्जर्वर है वो क्या होना चाहिए, हाईली जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, उसे सभी कैटेगरीज के बिहाफ पर गहराई से जो है वो पता होना चाहिए। यूजफुल ओनली व्हेन experienced teacher or observer is work। केवल तभी उपयोगी है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो क्या हो, एक एक्सपीरियंस जो है वो टीचर हो या ऑब्जर्वर जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आप क्या देखिए, ये जो विधि है ये काफी जो है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग में जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली भी जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो है इसमें अमाउंट जो है वो लगता है, एक्सपेंसिव जो है इसे हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पैसा खर्च जो है वो किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि जिसमें हम कहें कि ब्लेंडर इंटरेक्शन के बिहाफ पर कि कहीं कहीं जो है वो इसके बिहाफ पर जो क्लासरूम का इंटरेक्शन है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया जा सकता। हमने क्या देखा है, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस होता क्या है, उसकी टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, 10 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने इसका प्रोसीजर किया कि जिसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करी जाती है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन देखी जाती है, और लास्ट में हमने इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की जो है वो बात करी है कि इसके गुण व दोष जो है वो क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है